बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर। ठीक है, तो क्लास 9 आपकी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी ना आप जैसे 6th 7th 8th पूरी साइंस ऐसे मिक्स हो जाती है ना, कि वहाँ पे पता ही नहीं होता कि मैम फिजिक्स क्या है, पता ही नहीं होता कि केमिस्ट्री क्या है, पता ही नहीं होता बायोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर आपका जो क्लास 9th की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर क्लास 9th में स्पेशली एक चीज़ सोचो। अब आप थोड़ा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब आप बड़े हो रहे हो बच्चे, है ना। तो 9th में जब आप आ रहे हो तो आपको किसने बोला हो कि अब तो तेरा बोर्ड आ जाएगा 9th के बाद 10th में अच्छे से पढ़ियो। तो जब तक 8th में होते हैं हमें चीज़ें ज़्यादा नहीं पता होती, लेकिन 9th से कहीं ना कहीं ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है हमें कि हम बड़ी क्लास में आ गए। एंड कहीं ना कहीं होता भी है, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। 6th 7th 8th में तो हमें सिंपल साइंस बहुत आसान लगती है, लेकिन जब 9th में आ जाते हैं वहाँ पे फिजिक्स भी आ जाता है, वहाँ पे केमिस्ट्री भी आ जाता है, वहाँ पे बायोलॉजी आ जाता है ना। तो अपने आप में बढ़ जाते हैं साइंस भी, मैथ्स भी, और अपना हाई लेवल का होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब जो चीज़ें हैं, अब 9th में जब आप आए हैं स्टार्टिंग में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये तो, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। ठीक है, बस आपको पढ़ाई करनी है। और एक चीज़ का याद रखना कि अक्सर बच्चे जब 8th से 9th में आते हैं तो उनके मन में ये सवाल होता है कि अरे मैम अभी तो हम पढ़ ले, मतलब अभी क्या करें, पढ़ के बाद में पढ़ लेंगे, स्कूल के तो एग्जाम है, बोर्ड हो 10th में तो पढ़ना है। ये थिंकिंग, मतलब इसको बदल लेना, अपनी सोच को बदलना। एंड यहाँ पर जो बच्चे सोच के बैठेंगे 9th में अच्छे से पढ़ेंगे, देन आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के टॉप कर सकते हो। 9th आपका बेस बनाएगी, वरना 10th में जब आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 9th के जितने भी जो टॉपिक्स हैं, याद रखना कि उनको आपको समझना होगा कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, जितने भी जो पॉइंट्स हैं, प्लस साथ ही साथ जितना भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स हो या फिर हो सोशल साइंस, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना है, अच्छे से करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। याद रखना 9th के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको 10th में काम आएंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने में। अगर वही वीक रह गया आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एंड स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, जीवन की मौलिक इकाई। अच्छा, बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, लेकिन आपको ये कि पता है कि बायोलॉजी क्या होता है? क्लास 9th में अभी बच्चे आए हैं एंड उनको ये भी नहीं पता होगा ना कि बायोलॉजी होता क्या है ना। तो मैं बताती हूँ बेटा, बायोलॉजी होता क्या है। जीव विज्ञान है क्या बेसिकली, कि जीव विज्ञान के बेटा अंतर्गत आप पढ़ते हैं सजीवों का अध्ययन। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आप क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सजीव कौन से होते हैं? जैसे अगर हम बात करें बेटा, आपके सभी पेड़ पौधे, है ना, सभी पेड़ पौधे, क्लियर, एंड आपके सभी जीव जंतु, ये सारे के सारे आपके आते हैं सजीव में। ठीक, अब जीव विज्ञान जो है बेटा, उसको ना दो तरीके से यहाँ पे बांट रखा है, हम ये कह सकते हैं। तो याद रखना सबसे पहली चीज, आप एक पॉइंट, कि जीव विज्ञान जो है इसके जो जनक है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी बेटा, वो है आपके अरस्तु। आप अभी क्लास 9th में आए हैं एंड सब्जेक्ट साइंस बढ़ गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो इसलिए बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड बायोलॉजी आप मुझसे ही पढ़ेंगे। चलिए, तो ये है अरस्तु, जिनको जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। एंड साथ ही साथ याद रखना कि जैसे मैंने बोला कि जीव विज्ञान जो है वो सजीवों का अध्ययन है, जहाँ पे आप सभी पेड़ पौधे, सभी पादपों के बारे में पढ़ते हैं, एंड जहाँ पर आप सभी जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान को बेटा यहाँ पे इस तरीके से बांट दिया गया है। एक है आपका वनस्पति विज्ञान, ठीक है, 11th में जाके आपको अलग से पढ़ने को मिलते हैं। अभी आप 9th 10th में भी ना, अभी सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 9th 10th में मैं आपको बता देती हूँ, बायोलॉजी आप पूरी मिक्स पढ़ेंगे, जूलॉजी बॉटनी आपका ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 11th में जाएंगे वहाँ आपके बायोलॉजी की 2 बुक्स हो जाएंगी, एक जूलॉजी की, एक बॉटनी की। बट ये मैं क्यों बता रही, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो जीव विज्ञान यानी कि भाई एक वनस्पति विज्ञान, और एक बांटा गया इसको जंतु विज्ञान में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि वनस्पति विज्ञान के बेटा अंदर आप पढ़ते हैं सभी पादपों के बारे में, जबकि जंतु विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उन सभी के बारे में। ओके है, अब यहाँ पर जो ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये है बेटा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कौन है? ये है थियोफ्रेस्टस, जिसको बोला जाता है, यानी कि जिनको कहा जाता है
वनस्पति विज्ञान के जनक। तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एंड साथ ही साथ जो अरस्तु हैं इनको जीव विज्ञान के जनक के साथ साथ आपके जंतु विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे बायोलॉजी तो जान चुके हो कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है ना। एंड फर्स्ट चैप्टर को पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीवन की मौलिक इकाई। एंड जीवन की मौलिक इकाई है कौन? कोशिका, सबसे पहला चैप्टर। ओके, आखिर बात आती है कि मैम ये कोशिका होता क्या है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर हम बने कैसे हैं? भाई सोचा है कभी कैसे बने हैं? हम किस में आते हैं? चाहे वो कोई भी प्लांट हो या फिर हम बात करें किसी भी जीव की, जितने भी सजीव हैं सब किससे बने बेटा? कोशिका से, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल। याद रखना, फिजिक्स में अलग सेल पढ़ोगे, बायोलॉजी में अलग सेल पढ़ोगे। ठीक, तो बेटा यहाँ पर कोशिका यानी कि जो आपका सेल है, तो ये है क्या? कोशिका। पॉइंट यहाँ पर आता है कि है क्या? तो भाई ये मान लो कि वो संरचना जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है हमारे शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, व क्रियात्मक इकाई। क्लियर? ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यहां से जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ओके, इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, यहां से आपके 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, चारों नोट डाउन करेंगे। और एक और बता दूं, एक चीज और, तो यहाँ पे ये जो शब्द है, याद रखना कि ये शब्द जो था ये अरस्तु ने नहीं दिया था, ये लैमार्क और ट्रीवेरेनस दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। लेकिन ये आप 11th में जानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बट मैंने बता दिया नॉलेज के लिए आपको। चलिए, तो कोशिका की बात करते, हमने बोला भाई इसको क्या बोला जाता है? संरचनात्मक, हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ये इसको कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसने क्या किया है? हमारे शरीर को, है ना, हमारे शरीर को बनाया है। आप सोचो कि अगर मैं आपसे बात करती हूं, है ना, अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा हमारे शरीर को बनाए हम सजीव में, याद रखना कि हर सजीव क्लियर है किससे बना है? छोटे से छोटा जीव भी, हर सजीव, याद रखना कोई ऐसा नहीं है जो कोशिका से ना बना हो। यानी कि अगर कोई जीवित जीव है, वो सजीव है, तो वो कोशिका वहां पे होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो जीव होते हैं आपके, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर किससे बना? कोशिका से। इसीलिए हमने इसको लाइन बोल दिया क्या है कि भाई ये संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि इसने हमारे शरीर की रचना की, इसीलिए हमने इसको बोला संरचनात्मक। और वहीं पे इसने हमारे शरीर में क्या की बेटा? क्रिया भी करी है। क्योंकि हर कोशिका का हमारे शरीर में क्या होता है? अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, यानी कि हर कोशिका काम कर रही है ना। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इसीलिए हमने इसको क्रियात्मक भी कह दिया। ठीक है, चलिए, तो भाई ये पॉइंट हो गया। अब हमारा शरीर से बना है। अब सोचो कि यहाँ पे जो जीव होते हैं, 2 पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, 2 पॉइंट कौन से पढ़ेंगे बेटा? एक आप पढ़ेंगे एक कोशिकीय, ठीक है, एक आप पढ़ेंगे यहाँ पर बहुकोशिकीय। देखो, सबको एक पॉइंट तो पता होता है। मैंने पूछा बेटा एक कोशिकीय क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम जो एक कोशिका से बने होते हैं। मैंने कहा गलत नहीं है। मैंने बोला अच्छा बताओ बहुकोशिकीय क्या होता है? आपने बोला मैम जो एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट तो सुन लिया कि एक से बने हैं, एक से ज्यादा कोशिका से बने। इन पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। एक कोशिकीय जीव, देखो अब जो जीव है
उसका शरीर कैसे बन सकता है? क्योंकि दुनिया में अगर आप देखो कोई एक तरीके का जीव तो है ही नहीं। कैसे है बेटा? अलग अलग तरीके के जीव है। एक जीव की अगर आप देख रहे हो तो भाई वो अलग तरीके से बना हुआ है, एक जीव को देख रहे हो वो अलग तरीके से, सबकी संरचना कहीं ना कहीं अलग है ना। तो एक कोशिके जो होते हैं बेसिकली, एक कोशिके जीव या बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे कि जिनका शरीर क्या बना होता है? एक कोशिका से, ठीक है, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। क्लियर है? ठीक। लेकिन एक कोशिका से तो बना है, मैंने बोला ये सही है, लेकिन और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन होगा कि भाई देखो ये है एक डायग्राम, मैंने बोला ये जो चित्र है ये अमीबा का चित्र है। अमीबा को सब जानते होंगे, 8th में भी पढ़ा होगा एग्जाम्पल। तो ये जो अमीबा है, मैंने बोला बेटा यहाँ पे कोई अलग कोशिका नहीं है, वो खाना खाएगी तो इसी में खाएगी, उसका पाचन करेगी तो इसी में कर रही है, उसके शरीर में अगर परिवहन हो रहा है, सारी जगह उसका भोजन जा रहा है तो वो इसी में हो रहा है, एंड यहां से अगर बेकार पदार्थ बाहर निकल रहे हैं तो वो भी एक कोशिका में है। कहने का मतलब ये है कि वो एक ही कोशिका में रह के अपनी क्या कर रही है? सारी की सारी क्रियाओं को कर रही है। ठीक है, अब यहां पे सोचो कि अगर वो सारी की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में कर रही है, हमारा पॉइंट सही था कि भाई जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, लेकिन एक कोशिका से बनने के साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि वो जितनी भी क्रियाएं करेगा, चाहे उसका पाचन करना हो, चाहे वो श्वसन की क्रिया हो, चाहे वो परिसंचरण हो या फिर हो उत्सर्जन, वो एक ही कोशिका के अंदर रहकर क्या करेगा? उन सभी क्रियाओं को करेगा। क्लियर है? आगे की बात करते हैं बहुकोशिकीय की। तो बहुकोशिकीय बहुत सही है कि भाई एक इनका जो शरीर होता है वो किससे? एक से ज्यादा कोशिका, ठीक है, एक से ज्यादा कोशिका से बना होता है क्या? उनका शरीर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसके बेटा? बहुकोशिकीय। तो जैसे हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो सब एक ही कोशिका के अंदर क्रियाएं हो रही थी, लेकिन बहुकोशिकीय, देखो हम लोग जो आते हैं वो बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि हमारे शरीर में क्या किसी भी क्रिया के लिए, है ना, किसी भी क्रिया के लिए क्या एक ही कोशिका उपस्थित? नहीं। आप सोचो कि अगर आपको खाना खाना है बच्चा, तो उसके लिए आपके शरीर में क्या है? आपके शरीर में अलग से पाचन तंत्र है ना, पाचन करेगा जो भोजन का। अगर आपको श्वसन की क्रिया करनी है तो उसके लिए अलग से श्वसन तंत्र है। परिसंचरण होना है शरीर में तो उसके लिए अलग से परिसंचरण तंत्र हो जाता है, एंड साथ ही साथ उत्सर्जन अगर करना है तो उसके लिए अलग से उत्सर्जन तंत्र है। यानी कि हर कोशिका, यानी कि अगर हम कहें तो भाई हर तरीके की क्रिया के लिए, यानी हर क्रिया के लिए हमारे शरीर में अलग अलग अंग और तंत्रों की उपस्थिति होती है। ये कैसे होता है? एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा यहाँ पे, कि एक पॉइंट आपको बताऊंगी। सबसे पहले होता क्या है, हमारा शरीर जो है बेटा वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से। ठीक, कोशिका जो है ये किसको बनाती है? ऊतक को। ऊतक है क्या बेसिकली? ये जो ऊतक है वो है आपका कोशिकाओं का समूह। क्लियर? क्लियर? मैंने बोला कि भाई ये आपकी एक कोशिका है और वहीं पे जो कोशिकाएं एक जैसा काम कर रही हैं, संरचना में एक जैसी, उनका ग्रुप बन गया, वो ऊतक कहला रहा है। ऊतक बनाते हैं बेटा हमारे शरीर में जो अंग होते हैं। ठीक है, और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र को। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अंग बने यानी कि भाई सोचो, मैंने बोला बेटा अगर हमारे शरीर में पाचन हो रहा है तो क्या सिर्फ मेरे माउथ ने काम किया? क्या सिर्फ मेरे वहां पे, अगर मैं बात करूं, मेरे स्टमक ने काम किया? नहीं, वहां पे मेरे मुंह ने भी काम किया, वहां पे स्टमक ने भी काम किया, छोटी आंत ने भी, बड़ी आंत ने भी। तो वो सब अंग मिलके, है ना, क्या बना रहे? अंग तंत्र को बना रहे हैं जो एक किसी क्रिया में भाग ले रहे हैं। ओके, तो कैसे कि सबसे पहले शरीर किसका बना? कोशिका का। कोशिका जो है उसने किसको बनाया? ऊतक को। ऊतक से क्या बने? अंग बने, और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र। ये वैसे ही है जैसे एक मशीन है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उसने उस मशीन को बना दिया। बस सिंपल सी कहानी। अब हम किस में आते हैं बेटा? बहुकोशिकीय में आ जाते हैं, है ना। अब बहुकोशिकीय में अगर हम लोग आ रहे हैं तो बेटा यहाँ पे ये सोचो कि अगर हम बहुकोशिकीय में आ रहे हैं तो हमारे शरीर में तो क्या है? अलग अलग तंत्र, अलग अलग अंग उपस्थित है। किन के लिए? इन सभी क्रियाओं के लिए। ओके,
तो बस यही है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, यानी कि जीव जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या जाना, कोशिका। कोशिका क्या है, हमारे शरीर की यानी जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्योंकि भाई इसने क्या किया है, हमारे शरीर को बनाया है। और वहीं पर जो जीव होते हैं, अगर हम बात करें, दो तरीके से हो सकते हैं, यानी कि जीव का शरीर दो तरीके से बन सकता है। यानी कि जो कैसे होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से, यानी कि जिनका शरीर बना होता है, सारी की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में रहकर करते हैं। और बहुकोशिकीय वो होते हैं जो एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं एंड उनमें हर तरह की क्रिया के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अब हम बहुत देर से देख रहे हैं कोशिका ये है, हम इससे बने हैं। बात आ जाती है कि आखिर इसकी खोज किसने की है, कि कौन से वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा। क्योंकि ये जो खोज थी एक आम खोज नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी खोज थी भाई, है ना। तो कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी एक चीज की खोज होती है ना, तो एक साइंटिस्ट ने अगर उसको खोजना शुरू किया तो बहुत सारे साइंटिस्ट वहां जुड़ जाते हैं कि आखिर और देखो और क्या नई चीज मिल सकती है। ठीक, यहाँ कुछ ऐसे ही हुआ। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज की। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज की। ओके, कब? इनका साल बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगी। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा। लेकिन कैसे, है ना, पॉइंट यहां पर यह कैसे। तो इन्होंने क्या किया, जो कॉर्क ऊतक होता है ना, इन्होंने किसकी, कॉर्क ऊतक, इसकी छाल को जब किसमें, खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, ठीक, ये है आपके रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था। अब अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोप की, तो बेटा माइक्रोस्कोप जो है यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस सूक्ष्मदर्शी में, उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने कुछ चेंजेस किए। एंड चेंजेस जब किए तो इन्होंने उसको नाम दे दिया कि भाई इसको मैंने बनाया है। वहीं से पड़ गया कि भाई स्वयं के द्वारा, है ना, यानी कि खुद से, यानी स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने उसमें देखा। तो हुआ क्या कि भाई जो रॉबर्ट हुक थे, जब उन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, है ना, कॉर्क ऊतक की जो छाल थी बेसिकली, उसको क्या किया उन्होंने, जब उस माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दी जो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, जो कैसी थी, कुछ इस तरीके से थी। अब अगर मैं बेटा आपसे पूछूं तो आपको ये संरचना कैसी लग रही है, ये स्ट्रक्चर कैसी लग रही है? कोई बोलेगा मैम ये तो ऐसे लग रही है जैसे मधुमक्खी का छत्ता, कोई बोलेगा मैम ऐसे है जैसे दीवार, है ना। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जब खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उन्होंने वो कॉर्क ऊतक की जो छाल है उसको देखा, तो उन्हें कुछ इस तरीके की संरचनाएं दी जो कैसी थी, कोई बोल रहा था कि भाई मधुमक्खी के छत्ते के समान है, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, और किसी ने कुछ पॉइंट बोला कि भाई दीवार जैसी है, ये दो पॉइंट बोले। ठीक, और इसी संरचना को रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया था क्या बेटा, कोशिका। लेकिन कोशिका की जो खोज थी बेटा वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी, ये खोज बहुत आगे तक गई और साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते चले गए। तो रॉबर्ट हुक जो थे, याद रखना कि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन कैसी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की।
हाँ जी, अब आप सोचेंगे मैम मृत कोशिका क्या होता है, क्या कोशिका भी ऐसी होती है जीवित और मृत? मैं बोलूंगी बिल्कुल होती है ना। तो यहाँ पर अब एक चीज बच्चे सोच रहे होंगे जब 8 से जो 9th में है कि मैम इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा हो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ते जाओगे तो बहुत चीजें आसान बन जाएंगी, ठीक है। और इतना आसान नहीं है, बहुत आसान तरीके से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो कोशिका जो है वो भी 2 तरीके से थी, मृत और जीवित। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी उनको नहीं पता था कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की है। जब आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और उन्होंने बताया जीवित कोशिका का, तब लगा कि भाई मृत कोशिका भी थी। लेकिन फर्क क्या था ये भी आपको आगे पता लगेगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले किसकी कोशिका की खोज की, ठीक है, किसके द्वारा? खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो कॉर्क ऊतक है। अब बेटा ऊतक है, इसमें क्या होती है? कोशिकाएं। तो जब इसकी छाल को देखा सूक्ष्मदर्शी में, उन्हें दिखाई दी कुछ इस तरीके से संरचना, जिसको उन्होंने कह दिया कोशिका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि भाई अगर हम बात करें तो इस तरीके सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने जब देखा तो उन्हें कुछ ऐसी संरचना दिखाई दी थी और इसी को उन्होंने बेटा कोशिका कह दिया था, ठीक है। अब मैंने बोला साइंटिस्ट जुड़ते चले गए थे, वहीं पे एक और साइंटिस्ट आ चुके थे एंड वो थे कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे आपके रॉबर्ट हुक के बाद में आए। और पता है रॉबर्ट हुक के जब बाद में आए बेटा, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने किसका आपका जो जीवित कोशिका है, ठीक है, ठीक है, जीवित कोशिका का पता लगाया, ठीक है। क्या किया? जीवित कोशिका का पता लगाया, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसका? जीवित। तो रॉबर्ट हुक ने किसका पता लगाया भाई? रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका का पता लगाया, जबकि जो कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं था कि आखिर जीवित में और मृत कोशिका में फर्क क्या था। तो ये चीज धीरे धीरे क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट और आए एंड वो थे कौन? वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया किसका? केंद्रक का, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले किसका पता लगाया था? केंद्रक का पता लगाया था, ठीक। एंड यहाँ पे जो केंद्रक का उन्होंने पता लगाया, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कोशिका ये है, इस कोशिका के अंदर इन्हें कुछ बिंदु जैसी संरचना दिखाई दी, जिसको इन्होंने कहा केंद्रक, कि भाई कोशिका के अंदर कोई ऐसी चीज भी है जो उस कोशिका को कंट्रोल कर रही है। एंड उसी को इन्होंने क्या कह दिया बेटा? उसी को इन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो है ये केंद्रक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते गए और एक साइंटिस्ट आए पुरकिंजे, और जब ये आए तो कहानी जो थी कौन सी? जीवित और मृत कोशिका की, वो हो चुकी थी पूरी की पूरी क्लियर, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक टर्म दिया जो कि था जीव द्रव्य, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसको कहा जाता है जीवन का ठीक है, जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, क्या बोला इसको? जीवन का भौतिक आधार। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि बेटा जिस कोशिका में, यानी कि जीव द्रव्य जिस कोशिका में क्या है, उपस्थित है, ठीक है, वो कोशिका कैसी है? जीवित है। क्लियर? और वहीं पे इन्होंने कहा कि भाई ये जो जीव द्रव्य है
जिस कोशिका में क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि भाई वहां पर ये नहीं पाया जा रहा, वो कैसी है, वो है मृत कोशिका। क्लियर। तो जीव द्रव्य टर्म किसने दिया भाई, पुरकिंसे होते हैं। और क्या बोला कि ये क्या है, जी, यानी कि भाई यहाँ पे हर साइंटिस्ट अलग अलग है, याद रखना खोज किसने की है। साथ साथ खोज के साथ साथ अगर हम बात करें, किसी ने कोई टर्म दिया है, किसी ने कुछ लाइन बोली है, तो यहाँ पे याद रखना जीव हमारा जीव द्रव्य होता है, इसको कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार। एंड साथ ही साथ जीवन का भौतिक आधार इसीलिए कहते हैं कि जिस कोशिका में ये जीव द्रव्य उपस्थित होता है वो हमारी जीवित कोशिका होती है, ठीक है। और जिस कोशिका में ये जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है वो कैसी कोशिका हो जाती है, हमारी मृत कोशिका आपकी हो जाती है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ और पॉइंट्स की, तो याद रखना कि अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम जीव द्रव्य होता क्या है, तो यही बता देती हूँ। और याद रखने वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा बेसिकली जीव द्रव्य होता क्या है, देखो जीव द्रव्य आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है, प्लस आपका कोशिका द्रव्य और प्लस आपका बेटा केंद्रक, ठीक है। ये तीनों मिलकर हमारे कहलाए जाते हैं जीव द्रव्य। एक जो बेटा कोशिका होती है, ये अगर कोशिका है, इसमें ये जो बाहर वाली रचना है ये प्लाज्मा झिल्ली है, जिस झिल्ली ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। इसी में अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये पूरे इस कोशिका में जेली के जैसा पदार्थ फैला हुआ है, द्रव्य, जिसको हमने कोशिका द्रव्य कहा है। और बिंदु के जैसी जो रचना है ये होता है केंद्रक, ठीक है। इन सभी को हम एक एक करके आगे आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्या, जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार, जो कोशिका आपका कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य केंद्र, यानी ये तीनों मिलके जीव द्रव्य कहलाते हैं। जिस कोशिका में होता है वो जीवित कोशिका होती है, जिसमें अनुपस्थित यानी कि नहीं पाया जाता वो आपकी मृत कोशिका होती है। अब यहीं पे अभी भी ये पॉइंट था कि आखिर रॉबर्ट हुक को कैसे पता लगा, तो याद रखना कि एक संरचना मैं बता रही हूँ, मैंने बोला जिस कोशिका में ये तीनों है वो कैसी कोशिका है, जीवित है। अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये रहा इसका केंद्रक, ठीक है। इसके नीचे मैंने लिख दिया ये है जंतु कोशिका, ठीक। सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई, ये रहा केंद्रक एंड ये रहा यहाँ पे क्या, कोशिका द्रव्य। मैंने बोला ये है पादप कोशिका। अच्छा, अभी तक दोनों सेम है बिल्कुल, हाँ जी, अभी तक दोनों बिल्कुल सेम है ना। अब वहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, भाई यहां पे मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक संरचना बना दिया। मैं पूछूं क्या ये सेम है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मैम, क्योंकि हमें पता है ये जो बाहर वाली संरचना है ये क्या है, ये तो कोशिका झिल्ली है। ये क्या हो जाता है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक, यह है केंद्रक, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि भाई ये केंद्र की कोशिका है, लेकिन ये व्हाइट वाली क्या है, तो बेटा याद रखना कि ये होती है कोशिका भित्ति, एक बहुत ही ठोस संरचना, दीवार जैसी, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में वो नहीं मिलती है। इसीलिए हम ये कह देते हैं कि भाई, यानी कि अगर हम बात करें कि जो कोशिका भित्ति है वो पादपों में पाई जाती है और वो जंतु कोशिका में नहीं मिलती। अब सोचो, मैंने यहाँ से इस प्लाज्मा झिल्ली को हटा दिया, मैंने इस केंद्रक को हटा दिया, और इसके अंदर ये जो यहाँ पे हमारा क्या था भाई, कोशिका द्रव्य था, यहाँ से मैंने इसको भी हटा दिया। यहाँ क्या बचा, सिर्फ कोशिका भित्ति। एंड याद कीजिए, रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दी थी, सिर्फ एक संरचना। क्या उन्हें कोई ऐसी संरचना दिखाई दी थी बेटा जिसके अंदर एक संरचना बनी हुई है, ये भी है, ये, क्या उन्हें ऐसा कुछ दिखा इसके अंदर, नहीं। उन्हें जो दिखाई दिया, उन्हें तो सिर्फ ये दीवार दिखाई दी।
एंड वो दीवार किसकी थी? अब सोचा किसकी थी बेटा? वो दीवार थी किसकी? कोशिका भित्ति की। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिसको देखा था वो कौन थी? वो थी आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति है इसको किसने देखा था? इसको देखा था किसने? आपके रॉबर्ट हुक ने। अब मैं कह सकती हूँ कि बेटा क्या ये अभी जीवित कोशिका है? नहीं, अब ये मृत है। क्यों? क्योंकि ना केंद्रक है, ना कोशिका द्रव्य है, और ना ही यहाँ पे आपकी कोशिका झिल्ली है। तो ये था फर्क एक जीवित और एक मृत कोशिका में। ठीक है, एंड इसके बाद और साइंटिस्ट आए थे, कहानी नहीं रुकी थी। यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे आपके श्लाइडेन एंड श्वान। ये दो साइंटिस्ट पहले अलग अलग थे, आपके श्लाइडेन अलग थे, श्वान अलग थे। एक ने बोला कि सारे पादप जो हैं वो कोशिका से बने, एक ने बोला सारे जंतु कोशिका से बने। लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं पता था कि जंतु और पादप दोनों ही कोशिका से बने। तो उन्होंने सोचा कि अलग अलग ऐसे खेलेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि दोनों हाथ मिला, दोनों दोस्त बन गए। अब जो ये लाइन अलग अलग बोल रहे थे ना कि जंतु कोशिका से बने हैं, पादप कोशिका, अब इन्होंने एक मिलके बोली लाइन, क्या? कि जंतु और पादप दोनों ही कोशिका से बने होते हैं। और यही लाइन इनकी कहलाई गई क्या? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? श्लाइडेन एंड श्वान ने। और उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए एंड वो थे कौन? वो थे रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ठीक है, क्या कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो इन्होंने बोला कि तुम सब ये बोल रहे हो कि ये कोशिका से बने, ये कोशिका से बने, लेकिन क्या आपने कभी ये बताया है कि जो जीव है क्या एक ही कोशिका जिंदगी भर काम करती है या नई नई कोशिकाएं बनती हैं? तो इन्होंने बताया कि कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कि बंटती है। ठीक है, और कोशिका अगर बट रही है, यानी कि अगर एक कोशिका है ये बटी, इसने नई बना दी, तो पुरानी कोशिकाओं ने क्या किया? नई कोशिकाओं को बनाया। ठीक है, एक ही कोशिका जिंदगी भर काम नहीं करती है, पुरानी कोशिकाएं नई नई कोशिकाओं को बनाती रहती हैं। तो उन्हें रुडोल्फ विर्चो जो थे इन्होंने बोला कोशिका विभाजित होती है और किनको? नई कोशिका को बनाती हैं। और यही लाइन इनकी क्या कहलाई गई? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या यहां तक कहानी क्लियर हो गई? पिक्चर बढ़िया तरीके से। कोशिका के प्रकार को शुरू करने से पहले ये आप कह सकते हैं इसी के अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, एक बार वापस रिपीट कर देती हूं कि एक कोशिकीय जीव ठीक और बहुकोशिकीय जीव आखिर क्या होते हैं? ये मैं लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था, बट अब भी बता देती हूं एक बार। बेटा एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं कि जब जीव का जो शरीर होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है ना। एक से ज्यादा कोशिका से क्या नहीं बना होता, यानी कि उसका शरीर नहीं बना होता। उसके शरीर में सारी क्रियाओं को करने के लिए एक ही कोशिका होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर किससे बेटा? एक से ज्यादा कोशिका से बना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हर तरीके की प्रक्रिया के लिए, यानी कि क्रिया हम कह सकते हैं, उनके लिए अलग अलग अंग तंत्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ओके, अब ये आपके कोशिका के प्रकार नहीं थे, याद रखिएगा। ये आपका जो था ये था कि भाई आखिर कोशिका के आधार पर हम बोले जीव कितने तरीके से हो सकते हैं। भाई जीव का शरीर दो ही तरीके से बन सकता है, या तो वो एक कोशिकीय हो सकता है या वो बहुकोशिकीय। अब अगर हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की, तो बेटा कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक, नंबर 1 होती है बेटा आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, एंड बेटा सेकंड होती है
यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका दो तरीके से, यानी कि दो प्रकार की आपकी कोशिका होती है। अब यहाँ पे इनमें हम जानेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में आखिर होता क्या है, यानी कि फर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, देखो ये ऐसे मान लो कि भाई ये जो कोशिका है ना, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ठीक है, ये अविकसित होती है। कैसी होती है बच्चा? अविकसित कोशिका होती है। साथ ही साथ हम ये भी कह देते हैं कि भाई ये जो है ये बहुत ही पुरानी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये अविकसित कोशिका होती है। इनका पहला पॉइंट भी क्या बनता है बेटा? यही बनता है क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती हैं भाई? यह है अविकसित कोशिका है। ठीक है, और अविकसित जो होती हैं हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन का मतलब क्या होता है कि भाई जो बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है ना। तो यहाँ पर ये अविकसित कोशिका हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो होती हैं ये आद्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, कैसी कोशिकाएं होती हैं बेटा? आद्य कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमने इनको बोला कि भाई अविकसित कोशिकाएं, यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुरानी कोशिकाएं हैं, तो इसीलिए हमने इनको आद्य कोशिका भी कह देते कि भाई यह है आद्य कोशिका है, यानी कि बहुत ही पुरानी। क्लियर? ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती हैं इनको हम ये कह देते हैं कि ये विकसित कोशिकाएं हैं या ये आधुनिक है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये विकसित कोशिका होती है। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट समझो। एक वर्ड आता है बेटा कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग जो होते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है बेटा कहीं ना कहीं कोशिका के अंग। ठीक है, क्या होता है? कोशिका के अंग हो जाते हैं। अच्छा, बस जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे हाथ पैर आंख कान नाक मुंह पूरा भाई हमारे अंग है, और इन्हीं अंगों की वजह से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम जीवित हैं। तो ये क्या है भाई? हमारे शरीर के अंग हैं, भाग है एक तरीके से। वैसे ही जो कोशिका होती है उसके खुद के भी क्या होते हैं? खुद के भी कुछ उसके अंग पाए जाते हैं, जिनको हम कोशिका के अंग या एक वर्ड देते हैं क्या? कोशिकांग। क्लियर है? अब ये फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई एक कोशिका है। ठीक है, हमने जब देखा कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी, उन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की थी, और एक पादप कोशिका थी वो, जिसमें उन्हें कोशिका भित्ति दिखाई दी थी। ये चीज बाद में उन्हें पता लगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें पता है धीरे धीरे चीजें शुरू हो चुकी थी, खोज शुरू हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर केंद्रक होता है। इन सबको हम एक एक करके बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्रक के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ आपका, इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं ये सारे के सारे कोशिकांग। कोशिकांग जैसे भाई हमारे क्या हो जाता है? हाथ पैर आंख कान नाक मुंह ये सब, वैसे ही कोशिका के खुद के भी कुछ अंग होते हैं, जैसे अंतरप्रह द्रव्य जालिका। क्लियर? राइबोसोम। ओके, साथ ही साथ आपका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लस आपका लाइसोसोम।
ठीक है, आपका यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, कोशिका के अंदर होते हैं, यानी कि कोशिकांग है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक जो कोशिका होती है वो जीवित रहती है, याद रखना। क्लियर है? तो इन्हीं कोशिकांगों की वजह से क्या होता है, एक जो कोशिका होती है वो जीवित होती है। अब ये अलग अलग कोशिकांग होते हैं, अंत्यप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सारे के सारे क्या हैं, कोशिकांग हैं। अब याद रखना यहाँ पे कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, हमने इनको बोला था कि ये कैसी है, अविकसित है, जबकि हमने यूकैरियोटिक को बोला था कि ये तो विकसित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? विकसित क्यों है और ये अविकसित क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ये सारे के सारे जितने भी जो आपके कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि बेटा केंद्रक जो होता है, ठीक है, वो यहां पर अनुपस्थित होता है, यानी कि भाई आपका जो केंद्रक है वो किसमें, आपके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, उनमें क्या नहीं होता है, उनमें नहीं पाया जा रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हमारा केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, केंद्रक उपस्थित होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? अच्छा, हमने बोला कि भाई ये हमारी एक कोशिका है, इधर आ जाते हैं। हमने बोला एक कोशिका है, ये हमने बोला कि भाई ये केंद्रक है, ठीक। केंद्रक को बड़ा करके देखेंगे तो अपने आप में एक संरचना है, ठीक। तो बेटा जो केंद्रक होता है, जिस तरीके से ये कोशिका है, इसके अंदर ये बिंदु जैसी रचना केंद्रक है। तो जो ये केंद्रक है, आप देखो इसके बाहर की तरफ भी एक लाइन बनी हुई है, जब मैंने इसको बड़ा करके दिखाया, तो यानी कि ये केंद्रक, यानी कि केंद्रक के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। तो इसने क्या करा हुआ है, केंद्रक को घेरा हुआ है। इसको हम कह देते हैं केंद्रक आवरण, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रखती है, या इसी को हम कह देते हैं केंद्रक कला। क्लियर है? तो ये क्या थी भाई हमारी, ये हमारी एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर यहां पर ये केंद्रक है, ये तो बिंदु जैसी रचना थी, है ना। अभी यहाँ पे अंदर बिंदु जैसी रचना, लेकिन अपने आप में तो एक संरचना है ना। तो वहीं पर हुआ क्या कि आपकी ये जो संरचना थी, जब हमने इसको बड़ा करके देखा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संरचना है, ठीक है। एंड यहीं पर अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, तो जिस तरीके से ये प्लाज्मा झिल्ली ने पूरी कोशिका को घेरा हुआ एक आवरण बनाया हुआ है, वैसे ही इस केंद्रक आवरण ने केंद्रक को घेरा, और केंद्रक के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी, जो हम तब पढ़ेंगे जब हम केंद्रक को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात करें केंद्रक कला, तो बेटा जब यहां पर अगर हम बात करें केंद्रक ही अनुपस्थित है, और याद रखना अगर मिल भी गया गलती से तो उसका होना या ना होना बिल्कुल बराबर है, ठीक है। फिलहाल तो इनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा, और अगर गलती से मिल भी गया तो उसका होना ना होना भी बराबर है, ठीक है। अब जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा है तो बेटा केंद्रक कला भी क्या है, क्या अनुपस्थित। ठीक है। एंड साथ ही साथ जब यहां केंद्रक मिल रहा है तो केंद्रक कला भी तो मिलेगी। क्या हो जाएगी, उपस्थित। ठीक है, फटाफट से पॉइंट्स को नोट डाउन करो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बोला सारे के सारे यहां पर जो कोशिकांग होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, तो आपका क्या हो जाता है बेटा,
माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसमें, आपका प्रोकैरियोटिक में क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है, क्योंकि यहां पर क्या नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे बेटा, कोई भी कोशिकांग नहीं मिलता है सिवाय एक के, वो पता लगेगा कौन सा। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, उपस्थित होती है, क्योंकि भाई वो एक विकसित कोशिका है। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट कोशिकांग, ठीक है, गोल्जी काय, क्लियर, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है, ये भी एक कोशिकांग है। जबकि जो यूकैरियोटिक है बेटा, वहां पे जो गोल्जी काय है, ठीक है, वो क्या है, उपस्थित है। क्लियर। अब एक चीज का ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या कि गोल्जी काय जो है ये बनाता है लाइसोसोम को। ठीक है, अब सोचो यहां पे अगर आपका जो गोल्जी काय है, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं, ठीक है, गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है इसको, अगर ये कोशिकांग यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, अभी सिर्फ आपको कोशिकांगों के नाम याद रखने हैं, ये बिल्कुल जानने की नीड नहीं है किसका क्या काम है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में मैं हर चीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि केंद्रक क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका काम क्या है, प्लस आपका प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये सारे पॉइंट्स आने वाली क्लासेस में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोशिकांग की, तो सिर्फ इनके नाम याद रखो, आगे सब डिटेल में पढ़ोगे। तो जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ उसे उसी फ्लो में चलना है बस तुम्हें। गोल्जी काय मैंने बोला ये वो कोशिकांग है जो किसको बनाएगा, लाइसोसोम को बनाएगा। अब सोचो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर गोल्जी काय ही नहीं मिल रहा है तो क्या इससे जो संरचना बन रही होगी क्या वो यहां मिलेगी, नहीं। तो होता क्या है भाई, यहां पे लाइसोसोम ठीक है, क्या है, अनुपस्थित है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाएं। लाइसोसोम हो गया, आगे की बात करते हैं बेटा। अब यहां पे एक ऐसे कोशिकांग की जो किसमें, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी। तो याद रखना बेटा, राइबोसोम एक ऐसी संरचना है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा और यूकैरियोटिक में भी, यानी कि राइबोसोम क्या है, उपस्थित है यहां पर भी। एंड राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो यहां पर भी उपस्थित है। लेकिन अब एक फर्क मिलेगा आपको देखने को, क्या कि बेटा जो राइबोसोम होते हैं बेसिकली, ठीक है, याद रखना यहां पे क्या कि जो राइबोसोम होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बेटा 70S और एक होते हैं 80S। तो ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। आप में से बहुत बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि मैम आखिर ये S क्या है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब कोशिकांग पढ़ाऊंगी, जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी तो डिटेल में तुम्हें मैं ये भी बताऊंगी। क्लियर है, ओके है। चलिए, तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ राइबोसोम की, तो भाई प्रोकैरियोटिक तो कैसी है, वो तो अविकसित है, यानी कि राइबोसोम तो मिलेगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है, क्या मिलते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा आपसे यूकैरियोटिक की, तो याद रखना यहां पर 70 और 80, यानी कि 70S तथा 80S
दोनों प्रकार के राइबोसोम, क्लियर है, पाए जाते हैं। ओके है, तो यहां पर क्या मिल रहा है बेटा, आपके प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ आपके 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपके 70 और 80 दोनों प्रकार के क्या मिल रहे हैं, वहां पे राइबोसोम मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करें एग्जाम्पल की, तो बेटा देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, यहां पर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, तथा माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे जो आपके एग्जाम्पल हैं वो हैं किसके, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं यूकैरियोटिक कोशिका के, तो बेटा इसके जो एग्जाम्पल होते हैं आपके सभी पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा सभी जंतु। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, प्रोकैरियोटिक के, एंड वो हैं आपके यूकैरियोटिक के। तो याद रखिएगा कि आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा, जबकि यू बैक्टीरिया में आपके सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। क्लियर है, तो याद रखना हमारे अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, तो ये आपको बस ध्यान रखने हैं। ये थे आपके बेटा कोशिका और कोशिका के प्रकार। कोशिका की खोज हमने जानी थी लेक्चर नंबर 1 में। आज हमने जाने हैं कि आखिर कोशिका के प्रकार क्या है। तो बेटा कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित होती हैं जबकि यूकैरियोटिक विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे जो कोशिकांग है बेटा वो वहां पर नहीं पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे कोशिकांग पाए जाएंगे। जैसे अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके सारे अंतरों की, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो अविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो विकसित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम आधे कोशिका भी कह देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा जो केंद्रक होता है वो क्या है, वहां पर अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। केंद्रक कला क्या है बेटा, जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा है तो क्या वहां पे केंद्रक कला पाई जाएगी, नहीं, तो केंद्रक कला भी क्या है, अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला क्या है, वहां पे पाई जा रही है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। गोल्जी का है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी का पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब सोचो गोल्जी बॉडी किसको बना रही है, लाइसोसोम को, तो वहां पे जब गोल्जी का ही नहीं मिल रहा है तो क्या लाइसोसोम पाया जाएगा, नहीं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपका क्या मिल रहा है, लाइसोसोम पाया जा रहा है। नेक्स्ट, राइबोसोम उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और ये एक अकेला ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन फर्क कितना होता है बेटा कि राइबोसोम 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं कौन से 70 और एक होते हैं आपके 80S प्रकार के। क्लियर। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेसिकली इसमें आपके सिर्फ जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो आपके कौन से 70S प्रकार के पाए जाते हैं। क्लियर।
और यूकैरियोटिक कोशिका में आपके 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने ये सारे अंतरों को जाना और साथ ही साथ देख लिए बेटा इसके एग्जाम्पल, आखिर इसके एग्जाम्पल क्या है। क्लियर? प्लाज्मा झिल्ली जिसको कोशिका झिल्ली, या अगर मैं आपसे बात करती हूं साथ ही साथ यहां पे इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक। लेकिन जब आप बोलोगे इसको कोशिका झिल्ली तब आप इसको बोलेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके है। अब क्या होती है ये, अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा यहाँ पे जीव द्रव्य के, आपके सामने जो डायग्राम है वो प्लाज्मा झिल्ली का, लेकिन इस पर अभी आएंगे। उससे पहले एक पॉइंट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीव द्रव्य की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जीव द्रव्य जो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य क्या था कि भाई यहां पर आपका प्लाज्मा झिल्ली, आपका केंद्रक, ओके, एंड साथ ही साथ गाइज यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं आपका कोशिका द्रव्य। क्लियर? ये तीनों मिलके आपका क्या कहलाया जाता है, कोशिका। यानी कि भाई अगर मैं बात करूं कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, यही तीनों मिलके जीव द्रव्य कहलाते हैं। जहां पर ये तीनों होते हैं वो कोशिका हमारी सजीव कोशिका हो जाती है, एंड जहां पर ये तीनों ही नहीं होते हैं वो हमारी कोशिका एक मृत कोशिका होती है। ठीक है, जीवित और मृत कोशिका में क्या अंतर होता है, किस तरीके से वो कोशिकाएं होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ये सब चीजें तो हम लोगों ने जान ली है ना। यहीं पर जो पॉइंट्स आगे आ जाते हैं वो क्या है कि भाई सबसे पहले अब हमें इसको पढ़ना स्टार्ट करना है, देन हम बिठाएंगे इस वाले टॉपिक पे, फिर हम बढ़ेंगे इस पे। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को। और है क्या कि भाई ये है एक कोशिका, ठीक, ये जो संरचना मैंने बनाई ये है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। यहां पर ये पूरे इस कोशिका में द्रव्य जेली जैसा पदार्थ है जिसको हम लोग बोल देते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर? साथ ही साथ इसके अंदर होता क्या है बेटा, यहां पर आपका पाया जाता है एक छोटा सा यानी कि एक बिंदु जैसी रचना हमें दिखती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। ठीक है, तो ये संरचनाएं होती हैं और इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं जिनको भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और मैंने आपसे पहले ही बोला है मैं आपको बेटा सारे के सारे पार्ट जितने भी जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, यानी कि जो भी वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट्स, हम सबको कवर करेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली है क्या बेसिकली। अगर मैं इसका पहला पॉइंट बोलूं तो मैंने जब आपके सामने इसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। क्या इसके बाहर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए? क्या मैंने कहीं पर भी इसके बाहर एक और एक्स्ट्रा संरचना बनाई? आपको पादप कोशिका में तो बनाई कि वो कोशिका भित्ति है, लेकिन क्या जंतु कोशिका की अगर मैं बात करूं बनाई मैंने। एंड जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपकी संरचना है यही क्या है, आपकी प्लाज्मा झिल्ली है ना। अब आप सोचेंगे ये कैसी है, तो इसको आप जानेंगे। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है आखिर ये होता क्या है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। क्लियर?
कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब मैं सेल बना रही हूँ, कभी भी आपने मुझे देखा हो मैंने हमेशा ये ऐसे बनाया, मैंने बोला प्लाज्मा झिल्ली। बाकी जब चीजें बनाती हूँ उसके अंदर बनाना स्टार्ट करती हूँ, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं तो है क्या भाई, ये जो है आपकी यहाँ पे क्या है, सबसे बाहरी आवरण है। ठीक है, एक तरीके से क्या कर रही है, वो जो कोशिका है उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है, क्लियर है। एंड साथ ही साथ यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं ये बनी किसकी होती है, तो याद रखना बेटा यह है लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। तो यहां पे आप इस संरचना को देख रहे हैं, यहां पे एक लाल रंग की संरचना दिख रही है और है कि आप कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये मान लो जब हम शादी में जैसे रसगुल्ला खाने जाते हैं ना, रसगुल्ला मतलब सफेद वालों को रसगुल्ला बोलते हैं, काले वालों को गुलाब जामुन बोलते हैं, बट मैं दोनों को रसगुल्ला बोलती हूँ। ठीक है, कि काला रसगुल्ला सफेद रसगुल्ला। तो यहाँ पे ये मान लो जब आप शादी में क्या करते हो, रसगुल्ला खाते हो, तो क्या होता है कि भाई आधा रसगुल्ला जो होता है वो चाशनी में डूबा होता है, आधा जो होता है वो ऊपर बाहर निकले होते हैं चाशनी के, है ना। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटीन होती है इनमें क्या होती है, धसी होती है। ये क्या है, लिपिड, ये लिपिड, प्रोटीन कहाँ है, धसे हुए इनके बीच में, देखो ध्यान से, है ना। जैसे रसगुल्ला आधा चाशनी में डूबा होता है, आधा ऊपर होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पे हमने पहला पॉइंट देखा कि भाई कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, रक्षा का कार्य कर रहा है। हमने जाना यहाँ पे ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब बात आ जाती है कि आखिर इसका काम है क्या, मेन काम क्या है। तो देखो अगर घर में दरवाजे की बात करते हैं, मेन क्या होता है, वैसे तो आप घर में अगर छत से कूदना हो, कहीं से कूदना हो तो कैसे भी आ जाओगे, लेकिन अगर मैं बात करूं एक घर में आप कब आ सकते हैं, दरवाजे के थ्रू आ सकते हैं, है ना। दरवाजे का बेसिकली काम क्या होता है, आप किन के लिए दरवाजा खोलोगे, जिनको आप जानते होगे, जिनको आप जानते नहीं उनके लिए दरवाजा थोड़ी ना खोलोगे आप। वैसे ही क्या करती है जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, ये क्या करती है, जैसे एक सेल है, ये कोशिका है ना। अब यहाँ पे ये कुछ पदार्थ हैं बाहर, ये रे, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो आपका अगर मैं बात करती हूँ बेटा, ये दो तरीके के मैंने यहाँ पे बनाए अणु। ये क्या करती है, ये ना ही सभी पदार्थों को अंदर आने देगी, ना ही सभी को बाहर जाने देगी। ठीक है, कुछ ही पदार्थों को, यानी कि क्या करती है, कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। क्लियर है, ना ही तो ये सभी को अंदर आने दे रही है, ना ये सभी को बाहर जाने दे रही है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू वाले हैं और जो व्हाइट वाले हैं, इन दोनों को कोशिका के अंदर जाना था, लेकिन इसने व्हाइट वाले को जाने नहीं दिया, ब्लू वाले को जाने दिया। तो उसने सभी को थोड़ी ना जाने दिया है, क्या किया इसने, कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देखूं, सभी को आने देना है सभी को, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अच्छा, प्लाज्मा क्या एक प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, अब एक पॉइंट सुनना, झिल्ली जो होती है बेटा वो चार तरीके से होती है। नंबर 1 होती है पारगम्य, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करती हूं वो हो जाती है आपकी अपारगम्य, ओके। नंबर 3 पर आपकी आ जाती है बेटा अर्धपारगम्य, ठीक है। एंड नंबर 4 पर आपकी आ जाती है कौन सी, चयनात्मक
या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ झिल्ली की, तो बेटा झिल्ली 4 तरीके से होती है। ठीक, पारगम्य झिल्ली क्या होती है कि भाई जैसे यहां पर मैंने बोला भाई एक झिल्ली है, इसके इस तरफ ये सारे अणु थे और इसने इन सभी को क्या कर दिया, इधर जाने की अनुमति दे दी, यानी कि ये सारे के सारे इधर आ गए। ठीक है, यानी कि वो झिल्ली जो अपने में से क्या करती है, यानी कि भाई सभी को अपने में से आर पार जाने देती है, ऐसी झिल्ली क्या कहलाई जाती है, हमारी पारगम्य झिल्ली, के भाई जिसके आर पार जाया जा सके। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? अब सेकंड की बात करते हैं, तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ नंबर 1। सेकंड की अगर मैं बात करती हूँ, यहां पे वापस से एक और झिल्ली है, यहां पर कुछ अणु हैं ये वाले। ठीक है, अब इसने, इस झिल्ली ने इनमें से किसी को भी इधर से इधर आने की अनुमति दी ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी इधर से इधर आ ही नहीं पाया। क्लियर है? तो अपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि जो अपने से आर पार किसी को भी आने जाने वो नहीं देती है। क्लियर है? तो ऐसी झिल्ली जो कहलाई जाती है बेसिकली, वो हमारी कहलाई जाती है क्या, अपारगम्य झिल्ली। ओके, नंबर 3 की मैं बात करती हूँ। ठीक, नंबर 3 में बहुत ध्यान से देखना, मैंने बोला यहां पर ये एक और झिल्ली है। ठीक, यहां पर है ये कौन से, जल के अणु। ठीक है, ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने बोला यहां पे कुछ और भी हैं, ये रहे इस तरीके से अणु, ये किसी और चीज के हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये है आपकी नंबर 3 वाली झिल्ली, जो कि कौन सी है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या करती है भाई, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये सिर्फ जल के अणुओं को आर पार जाने देती है, यानी कि ये जो इधर जल के अणु थे, इसने सिर्फ इनको आने की परमिशन दी और किसी को आने की परमिशन नहीं दी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, कि भाई वो झिल्ली जो अपने में से सिर्फ, यानी कि अपने से आर पार सिर्फ जल के अणुओं को जाने देती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर है? अब एंड लास्ट नंबर 4 की जो है वो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, कुछ अणु बनाते हैं। ठीक है, इधर भी ये भी बना दिए हमने और बना दिए। ठीक है, ठीक, अब ये है चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक, यानी कि ये चुन चुन के ही चीजों को भेजती है। क्लियर है? अब यहां पे अगर मैं बात करती हूं, इसने सिर्फ इन येलो वालों को इधर से इधर आने दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ येलो वाले जो अणु थे उनको ही इधर से इधर आने की क्या दी, अनुमति दी। इसने और सब किसी को आने नहीं दिया, यानी कि चुन के इधर लेकर आई। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जो अपने से आर पार किसी को भी जाने देगी, किसी को नहीं रोकेगी। अपारगम्य क्या होती है कि वो किसी को भी अपने से आर पार जाने नहीं देती है। अर्धपारगम्य जो होती है वो सिर्फ जल के अणुओं को अपने से आर पार जाने देती है, जबकि जो चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, ये सिर्फ कुछ ही पदार्थों को अपने से आर पार जाने देती है। क्लियर? फटाफट से इसको नोट डाउन करें। ठीक है, चलो। अब ये आप सोच रहे होंगे मैम आपने ये चीज क्यों बताई है, क्योंकि बेटा यहां पर अगर मैं आपसे बात कर रही हूं,
ये आपका पहला पॉइंट था किसका? हाँ जी, ये आपका पहला पॉइंट था किसका बेटा? जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली थी कि सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो बेटा यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट होता है कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा पॉइंट क्या है कि ये जो झिल्ली होती है, कहाँ लिखे हैं इसको, यहीं लिख लेते हैं, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये कैसी होती है? चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जो सभी को अपने में से आर पार जाने नहीं देगी, कुछ ही पदार्थों यानी कि नंबर फोर्थ वाली होती है, ठीक है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब आगे की बात करते हैं। जब आप इतनी चीजें जान लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप दो प्रोसेस को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है नंबर 1 परासरण, ठीक है। आप यहाँ दो उसको पढ़ने वाले हैं, एक परासरण और एक आपका विसरण। तो एक काम करते हैं, पहले विसरण को पढ़ते हैं, वो छोटा सा है, ठीक है। तो पहले विसरण को पढ़ते हैं, ठीक। विसरण तथा परासरण दोनों एक साथ हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। इसको समझने के लिए इन दोनों को आपको मैं एक चीज समझाऊंगी। इससे पहले मैंने बोला ये एक बर्तन है, ठीक है, क्या बीकर, कुछ भी आप कह सकते हो। यहां पर आपको 3 पॉइंट समझने हैं, विलायक, विलय एंड साथ ही साथ आपका विलयन, ठीक। विलयन होता है आपका, विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर मैं बात कर रही हूं, ये क्या है? मैंने बोला इसके अंदर ये है जल, ठीक, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो विलायक क्या है हुआ हमारा? जल हुआ, ठीक है। याद रखना, जो चीज हम मिलाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें रेत मिला दी, नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया, यानी कि जो चीज मैंने इसके अंदर मिलाई है, तो जिस चीज को हम लोग मिलाते हैं वो हमारा कहलाया जाता है विलय, ठीक है। तो याद रखना, जिसके अंदर मिलाया जाता है वो आपका विलायक होता है, जिस चीज को मिलाया जाता है वो विलय होता है। और अगर मैं वहीं पे एक चम्मच लूं, इनको घोल दूं, इन दोनों को मिक्स कर दूं इस तरीके से, अभी दोनों मिक्स हो गए हैं, अब ये कहलाया जाएगा हमारा क्या? विलयन, ठीक है। तो समझ आया मैंने ये लाइन क्यों लिखी, और ये पॉइंट आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूं, अब नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। देखो विसरण बहुत छोटा सा है, सिंपल सी बात, विसरण का मतलब ही हो जाता है फैलाव। आपने देखा, देखो विसरण जल में और गैस में, यानी कि द्रव और गैस दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब देखो कि एक सिलेंडर होता है, हल्की सी अगर आप उसकी हल्की सी भी स्मेल, यानी कि हल्का सा भी गैस ऑन रह जाता है और सिलेंडर खुला है, तो आप देखते हो धीरे धीरे वो स्मेल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो विसरण क्या है? फैलाव है, ठीक है, जो कहां से होता है? आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। मेन जो कहानी आती है वो कहां पर आती है? वो आती है इस परासरण पर। परासरण होता किसमें बेटा? जल के अणुओं की गति, ठीक है, क्या है? जल के अणुओं की गति, यानी कि परासरण किसमें हो रहा है? जल के अणुओं में हो रहा है। अब यहीं पे परासरण जो आप लोगों का बेटा होता है, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये भी आपका
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। क्लियर है? ठीक है, कैसे? अब ध्यान से देखना। मैंने बोला कि भाई ये झिल्ली है, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। ये जल परासरण किसमें हो रहा है? जल के अणुओं की गति है। एंड इनमें से कौन सी झिल्ली है जो सिर्फ जल के अणुओं को अपने साथ पार जाने दे रही है? यानी कि आपकी जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है नंबर 3 पे। तो ये क्या है आपकी? यहाँ पे बीच में अगर मैं बात करूं, ये है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर? अब यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे पानी, विली आपका विलायक। ठीक है, ये क्या है? ये रहा यहाँ पे, यहाँ पर भी ये है विलायक। ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसके अंदर चीनी डाल दी। ठीक है, मैंने इधर भी डाल दी। और जो चीज हम मिलाते हैं वो हमारा क्या होता है? विलय। तो जिसके अंदर मिलाई वो क्या हो गया? विलायक। और जिसको मिलाया वो क्या है? विलय है। अब आपको देख फर्क नजर आ रहा होगा कि पानी यहाँ कम है और चीनी भी यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पानी ज्यादा और चीनी कम है। आप सोचोगे जब हम लोग चाशनी बनाते हैं, घर में मिठाई बननी है और चाशनी को बनाना है, तो क्या करते हैं कि कम पानी लेते हैं और चीनी ज्यादा लेते हैं, तभी तो चाशनी गाढ़ी बनती है ना। अब सोचो मैंने क्या बोला कि परासरण क्या है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और होता है। किसमें होता है? जल की अणु गति। कहां पर है? इधर। तो ये कहां से? ये इधर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या है आपका? यही आपका बेटा कहलाया जाता है परासरण। सिंपल सा पॉइंट। क्या यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई? ठीक है, अब सेम अगर मैं बात करती हूँ आपसे कोशिका का हो जाता है कि भाई अगर कोशिका से बाहर, यानी कि एक हमने बोला कि हमने कोशिका ली, उसको जल में रखा, या तो कोशिका फूलेगी या वो सिकुड़ जाएगी, या फिर कंडीशन क्या होगी कि ना ही कोई क्रिया होगी, है ना, कि भाई ना ही जल अंदर आ रहा है ना ही जल बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो अलग से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आखिर कोशिका क्यों फूली है, कोशिका क्यों सिकुड़ी है। ठीक है, तो ये है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ठीक है, तो कोशिका का सबसे क्या है बेटा? सबसे बाहरी। और पॉइंट्स को खुद पढ़ो एक बार। पढ़े? तो पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करती है? कोशिका के, यानी कि क्या करती है? कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आ रहा है या जा रहा होता है उसको देखती है और ना ही सभी को अंदर आने देती है ना ही सभी को बाहर जाने देती है। और ये हमारी चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को पढ़े जो कि थे हमारे कौन कौन से? विसरण और हमारा परासरण, जहां पे हमने इन आपके जो दो कॉन्सेप्ट हैं इनको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि आखिर विलायक क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं और विलयन क्या होते हैं। क्लियर है? अगर ये समझ आ गया तो पूरा आ गया। ठीक है, अब इस कोशिका में आपने क्या पढ़ लिया है? इस प्लाज्मा झिल्ली को तो पढ़ लिया है। अब बारी किसकी आएगी? इस केंद्रक के पढ़ने की। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? केंद्रक। ठीक है, एंड केंद्रक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे क्या होता है केंद्रक, पूरी इसकी संरचना को। तो ये तो हमने पढ़ लिया इसकी बाहर वाला जो आवरण है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में केंद्रक को हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।